तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। हम्म, तो इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और हमारा सेकंड टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, जिसमें ये 7 तरह की कैटेगरीज आते हैं जो हम चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी? तो पहले हमें ये समझना चाहिए, डाइवर्सिटी मतलब किसी भी चीज का बहुत सारे टाइप्स, मतलब अ वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी। अब हम बात कर रहे हैं इधर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिविंग वर्ल्ड में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, मतलब अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, जो एक साथ हमारे वर्ल्ड में रह रहे हैं। ये डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड की। ओके, और वो चीजें जो आप अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, जैसे हवा होती है, ये सब आप देख नहीं सकते, बस आप फ़ील कर सकते हैं। ये सब का कॉम्बिनेशन जो है, ये बहुत, मतलब ये लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है। ओके? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? एज़ पर एनसीईआरटी, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज़। A number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity. अब एनसीईआरटी में क्या कहती है? डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, वो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन ही डिस्क्राइब हुए हैं। ओके, और ये स्पीशीज के जो वैरायटी है, इन सबको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नोमेनक्लेचर। अब देखो, नोमेनक्लेचर क्या होता है? द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स such that a particular organism is known by a same name all over the world. This process is called nomenclature. अब nomenclature क्या होता है कि मतलब एक organisms को ऐसा नेमिंग प्रोसेस है, मतलब एक नेमिंग प्रोसेस है जिसमें हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो नाम देंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होगा। मतलब हम एक पर्टिकुलर नाम लेते हैं और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमन होगा, सेम होगा। ओके, और इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्लियर? अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से मतलब लाइक ये वर्ड सुन के आपको लगता होगा कि यार कुछ तो है, पहचान के बारे में कुछ तो है। ओके, आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर्स। अब देखो, आइडेंटिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है कि हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को लेके। मतलब उनका जो कैरेक्टर्स हमें सामने सामने दिख रहा होता है, उस कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उस ऑर्गेनिजम्स को वो करते हैं, मतलब उसको उसको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अब देखो, एज पर एनसीईआरटी, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। सेम ही मीनिंग है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, मतलब हम उनके कैरेक्टर्स के बेस पे उनको जो नाम देते हैं, उनको जो हम पहचानते हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, उस प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है the number of scientists have established procedure to assign a scientific name to know each organism. This is acceptable to all the biologists over the world. अब देखो, हमने पढ़ा nomenclature, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म के कॉमन नेम देंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होगा। इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया कि मतलब इन्होंने क्या किया कि कुछ रूल्स को फॉलो किया, और इन्होंने हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जो सारे वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट है वो सब इसके बारे में जानते होंगे। मतलब हम उस साइंटिफिक नेम को लेते ही या फिर उस साइंटिफिक नेम को पढ़ते ही उनको पता लग जाएगा हम किस ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसको हम आईएसबीएन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अभी आईएसबीएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना प्लांट्स के सारे साइंटिफिक नेम प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। आप जाके किसी भी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एनिमल्स के लिए होता है आईएसजेडएन, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जहाँ पे सारे एनिमल्स के साइंटिफिक नेम प्रेजेंट होंगे, जहाँ आप जाके आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखो, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। अब मैंने बताया बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं उन्होंने एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल को फॉलो किया कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रिंसिपल सबसे एक्सेप्टेबल है, ताकि वो जो साइंटिफिक नेम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो। ओके, इसमें क्या हुआ कि ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब देखो, साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनको जो साइंटिफिक नेम है वो प्रोवाइड करने के लिए एक मतलब एक प्रोसीजर है, जिसमें हम क्या करेंगे कि वो जो साइंटिफिक नेम है वो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। जो पहला नेम होगा वो उनके जीनस को, उनके जेनरिक नेम को डिफाइन कर रहा होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो उसके स्पेसिफिक एपिथेट, उसके स्पीशीज को डिफाइन कर रहा होगा। अब इस प्रोसेस को, जिसमें हम
नेमिंग करते टाइम पे 2 कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, इसको हम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ओके, क्लियर? This naming system was given by Carlos Linus is being practiced by the biologists all over the world. अब ये जो नेमिंग सिस्टम है इनको कार्लस लीनस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जो अब बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस स्लाइड में हम देखेंगे जो यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो करके इन्होंने नोमेनक्लेचर किया था। अब देखो इनका पहला रूल कहता है biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. अब देखो इनका पहला रूल कहता है कि जो बायोलॉजिकल नेम है उनको लैटिन में लिखा जाएगा या फिर मतलब वो लैटिन में होंगे या फिर इटैलिक्स में लिखा जाएगा उनको, ठीक है। फिर उनको लैटिनाइज किया जाता है या फिर वो डिराइव्ड होते हैं, वो लैटिन से डिराइव्ड होते हैं वो बेसिकली जो बायोलॉजिकल नेम्स है। ओके, अब जो हमारा सेकंड रूल है वो कहता है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डोनेट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। अभी जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर था जिसमें हम 2 कंपोनेंट्स का यूज कर रहे थे उसी के बेस पे ये रूल है कि जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है वो पहला जो उसका कंपोनेंट होगा वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसकी जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा वो उनका स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि उनके स्पीशीज को रेफर करेगा। ओके, अब हमारा थर्ड रूल है जो कहता है बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अब देखो हम किसी भी बायोलॉजिकल नेम को जब लिखेंगे तो उनको ना स्पेसिफिकली अंडरलाइन करेंगे ताकि ये हमें इंडिकेट करता है कि वो लैटिन से ओरिजिन किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड रूल था। जो फोर्थ रूल है द फर्स्ट वर्ड डोनेटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर मीनवाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। अब हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है कि जब हम एक बायोलॉजिकल नेम को लिखेंगे तो उनका पहला कंपोनेंट तो जेनेरिक नेम को डिफाइन करेगा। अब वो जीनस नेम जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो हमारा स्पीशीज नेम है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ओके, और इसको एक एग्जांपल की मदद से हम अगर समझना चाहे तो ये देखो एक बायोलॉजिकल नेम दिया गया है जो बायोलॉजिकल नेम मैंगो का है। ओके ओके, तो ये है मैंगीफेरा इंडिका जिसका देखो फर्स्ट जो जेनेरिक नेम है वो उसका लेटर कैपिटल में है और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका लेटर स्मॉल में है। तो ये बेसिकली था मैंगो का बायोलॉजिकल नेम। ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स the specific epithet after the specific epithet that is at the end of the biological name written in abbreviate form। अब ये पॉइंट हमें कहता है कि मतलब हम जब भी एक बायोलॉजिकल नेम को लिखेंगे तो उसके जो स्पेसिफिक वो था ना उसके जो स्पीशीज है उसके जो ऑथर है उनका नाम भी ऐड करेंगे, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। जैसे एग्जांपल लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका लिन, इसको कार्लस लिनस ने डिराइव किया था, इसलिए मतलब उसके जो ऑथर थे वो कार्लस लिनस थे, इसलिए इस बायोलॉजिकल नेम को जो नोमेनक्लेचर है वो कार्लस लिनस ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इस बायोलॉजिकल नेम के आगे लिन एज अ शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा। ये पॉइंट ये कहता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हमें जो है क्लासिफिकेशन। It is a process by which anything is grouped into a convenient category based on some easily observable characters as per NCERT। क्लासिफिकेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज को एक ग्रुप में कैरेक्टराइज करते हैं उनके इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, मतलब जो हमें कैरेक्टर्स उसके दिख रहे हैं सामने ही बहुत आसानी से, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, अब देख all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms। ये बहुत सारे convenient categories है। ओके, the scientific term for these categories is known as taxa। अब एनसीईआरटी नहीं आ गया, उनको तो यार कैटेगरीज बोल बोल के बोर हो गए थे वो, तो उन्होंने क्या किया इसको एक साइंटिफिक टर्म दे दिया जो है टेक्सा। अब बार बार कैटेगरीज बोलने के बजाय टेक्सा बोल देंगे जो डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन करता है। टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। अब टेक्सा हर एक कैटेगरी को डिफरेंट लेवल से इंडिकेट करता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं टेक्सोनॉमी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। अब देखो टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है जिसमें हम ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ओके, और ये डिफरेंट टेक्सास के हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टेक्सास के हो सकते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखो टेक्सोनॉमी के कुछ बेसिक स्टेप्स है। पहला स्टेप देखेंगे तो कैरेक्टराइजेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसको डिफाइन करेंगे, फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको क्लासिफाई करेंगे।
फिर बेसिकली फाइनली उनका नोमेनक्लेचर लिखेंगे। अब ये सारे स्टेप्स हैं, इनको कंबाइन कर दें अगर हम, तो ये टेक्सोनॉमी बन जाती है। क्लियर? अब देखो, एक मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, पर नॉलेज में होनी चाहिए। Systematics deals with the classification of organism based on their evolutionary relationships. अब देखो सिस्टमैटिक्स एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, मतलब सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उनकी जो इवोल्यूशनरी मतलब वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, उनके रिलेशनशिप्स के बेसिस पे उनको जो क्लासिफाई किए जाते हैं ना, तो उनको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं हम, ठीक है। The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. अब देखो जो systematics है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो सिस्टमा है। अब वो सिस्टमा का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक ऑर्डर में अरेंज करके रखे हैं ऑर्गेनिजम्स को। अब देखो, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लीनस यूज सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। अब ये जो कार्लस लीनस है, ये मैंने साइड में पिक्चर लगा दी है, यही है वो कार्लस लीनस जिन्होंने डिराइव किया था, नेमिंग सिस्टम को दिया था, डिस्क्राइब किया था जिन्होंने। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिस्टमा नेचर एक टाइटल की तरह यूज कर लिया अपने पब्लिकेशन के लिए। ओके, अब देखो, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इन लार्ज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अभी जो सिस्टमैटिक्स था, इसमें क्या होता था कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे, पर बाद में इसमें और भी प्रोसेसेस को मतलब ऐड कर लिया, जो है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, मतलब वही वही चीजें बता रहे हैं कि मतलब सिस्टमैटिक्स के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे मतलब वो बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कॉमन हो सकते हैं। ओके, ऑल क्लियर? तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, और जो बाकी बचा टॉपिक है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इस नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप इजीली इसको ले पाओ। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें आपको फर्दर नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे यूट्यूब वीडियोस के, और सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे। आपको जो जो कंटेंट चाहिए वो सारी चीजें टेलीग्राम पे प्रोवाइड होगी, तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लेना। एंड आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि वो भी बेनिफिट ले पाए इस चैनल के थ्रू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।